जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बालाजी ट्यूटोरियल में। सीटेट 2019 की तैयारी को हम और बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के लिए सारी क्लासेस रेगुलर चला रहे हैं। ये हमारी मैथ की क्लास होगी जो कि 10th क्लास होगी। इससे पहले हमने 9 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप उसे देख सकते हैं। आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा ज्योमेट्री पर बेस्ड होगा, मतलब ज्यामिति पर बेस्ड होगा और ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज को पढ़ेंगे। आज का लेक्चर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, क्योंकि ज्यामिति आप तभी आगे लगा सकते हो, इनके क्वेश्चंस ज्यामिति आप तभी पढ़ सकते हो जब तक इसका आपका बेस क्लियर नहीं होगा। अगर आपको ज्यामिति का ज्या भी नहीं पता है तो आपको हम बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर आपको त्रिभुज के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए अंत तक। आपको त्रिभुज के बारे में हम एक एक चीज बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो हमारा देखना, इसके बाद हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसी तरीके की रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहे, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके उसके बगल में एक बेल आइकन आएगी, उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका बेस क्या है और त्रिभुज कहते किसे हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, मान लो आप सब लोग 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और टीचर आए और आपसे पूछा गया कि त्रिभुज क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा वहां पर लिखा है त्रिभुज, और आप लोगों ने कहा कि सर जिसकी 3 भुजाएं हो। तो सर ने कहा कि 3 भुजाएं तो होती हैं लेकिन त्रिभुज ऐसे तो बनता नहीं है। अगर आपने कहा जिसकी 3 भुजाएं हो तो 3 भुजाएं इसकी भी तो हैं, क्या ये आपका त्रिभुज है? तो बिल्कुल ये त्रिभुज नहीं है। यहां पर देखो लिखा हुआ है त्रिभुज, ऐसी 3 सरल रेखाएं जो घिरी हो आपस में। क्या हो? जो आपस में घिरी हो, मतलब 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज या त्रिकोण कहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो त्रिभुज तभी बनेगा जब ये आपस में घिरी हो, मतलब ये सब आपस में मिली हो, तो इसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरीके से त्रिभुज की परिभाषा बन जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहां देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो सबसे पहले यहां पर देख लो, पहला पॉइंट दिया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो यहां पर देख लो इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद दूसरा त्रिभुज देख लो, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसी भुजाएं जो 2 भुजाएं हो और वो बराबर हो उसे क्या कहेंगे? उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहां पर देख लो ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं यहाँ पर, और ये भुजा आपकी बराबर नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पर देखो विषम लिखा हुआ है। विषम का मतलब होता है जिसमें कोई भी बराबर ना हो। विषम का मतलब क्या होता है? कुछ भी बराबर ना हो। इसीलिए वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, मतलब तीनों भुजाएं बराबर ना हो, वो अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये देख लो, ये भुजा भी आपकी बड़ी है, इससे छोटी भुजा ये है और सबसे छोटी भुजा ये है, इसलिए आप लोगों का ये जो त्रिभुज है ये विषमबाहु त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये तीनों टाइप्स त्रिभुज के समझ में आ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो कैसा है। यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। सबसे पहले हम आपको कोणों के बारे में बताएंगे। न्यून कोण कौन सा कोण होता है? सबसे पहले आप लोगों को न्यून कोण समझना पड़ेगा, तभी तो आप न्यून कोण त्रिभुज समझ पाएंगे। जब तक आप न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण नहीं समझ पाएंगे तब तक आप समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कैसे समझेंगे? तो इसलिए न्यून कोण देख लेते हैं। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री के बीच में हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे न्यून कोण कहते हैं। इसके बाद अधिक कोण की बात कर लेते हैं, तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से लेके और 180 डिग्री के बीच में हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद हम समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं, तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे समकोण कहते हैं। अब हमने आपको न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण के बारे में बताया। अब हम बात कर लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ पर देख लो वही तो लिखा है, वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो। ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसका प्रत्येक कोण, मतलब
मतलब एक त्रिभुज में 3 ही कोण तो होते हैं और प्रत्येक कोण आप लोगों का क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए, तभी वो न्यून कोण होगा। इसके बाद हम अधिक कोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 से बड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री का हो, ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो, एक कोण उसका 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और हम आपको बता दें कि समकोण त्रिभुज बनता कैसे है, तो यहां पर देख लो, ये आप लोगों का जो कोण दिया है ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये जो दोनों कोण बचे ये किस में आएंगे, ये आप लोगों के आ जाएंगे 90 डिग्री में। क्या आ जाएंगे, 90 डिग्री में आ जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसके बारे में हम आपको आगे अभी बताएंगे। जब 180 डिग्री ही होता है तो आपका जो समकोण त्रिभुज है उसका एक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो बचा हमारा क्या, 90 डिग्री ही तो बचा। तो ये जो दोनों कोण होंगे इनका योग क्या होगा, इनका योग 90 डिग्री ही होगा। तो इस तरीके से हमने आपको न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कर्ण। कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। यहां पर देख लो, कहा गया है समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज है, क्या है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो इसका सबसे पहले देखो समकोण कौन सा है, मतलब 90 डिग्री का कोण कौन सा है। तो आपने देखा कोण ABC क्या है, ये 90 डिग्री का है। और इसके सामने की भुजा कौन सी है, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दें तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी ये वाली, मतलब AC आपकी भुजा हो जाएगी। तो ये जो भुजा है ये आपकी कर्ण हो जाएगी। और अगर हम आपसे कहें कि ये त्रिभुज किसके ऊपर खड़ा है, मतलब इसका बेस क्या है, कोई भी बिल्डिंग बनी होती है तो उसका एक बेस होता है, उसकी एक नींव होती है। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये त्रिभुज किसके ऊपर खड़ा है, मान लो यहां पर तो आधार लिखा हुआ है ना, तो आप लोग बता दोगे। लेकिन अगर हम आपसे ये कह देंगे कि ये त्रिभुज खड़ा कैसे है, तो आप कहोगे कि ये B और C पर खड़ा है। तो जो इसका आधार होता है वो क्या होता है, वो आधार ही होता है, इसका बेस ही आधार होता है। उसके बाद जो दूसरी लाइन मतलब तीसरी लाइन बचेगी वो आपका लंब हो जाएगा। एक चीज और हम आपको बता दें कि जो ये समकोण होता है वो इसी तरीके से हमेशा होता है, मतलब सीधा होता है। तो जो समकोण होता है इसके नीचे वाली जो रेखा होती है ये आधार होती है। क्या होती है, आधार होती है। और ये जो लंब के टाइप से रेखा जाती है ये लंब ही कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं परिमाप के बारे में। तो परिमाप क्या होता है, तो हम आपको बता दें, जैसे मान लो ये 2 रेखाएं दी हैं, क्या दी हैं, 2 रेखाएं दी हैं, और यहां पर हम इसको आपस में जोड़ दें, इसको हम A कर दें, इसको B कर दें, इसको C कर दें, इसका 3 दे दें, मतलब 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और इसकी 5 सेंटीमीटर लंबाई है। और हम आपसे कह दें कि ABC का परिमाप बताओ, क्या बताओ, ABC का परिमाप। तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, इन दोनों का योग हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो इनका योग निकल के आएगा 8। तो मतलब इसका कहने का याद ये था हमारा कि जो भी भुजाएं दी होंगी उन सब का योग, उनके भुजाओं का योग, उनकी लंबाई का योग जब हम करेंगे तो जो निकल के आएगा वो हमारा परिमाप होगा। तो वही तो यहां पर कहा गया है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं समरूप त्रिभुज की। तो यहां पर देख लो, कहा गया है ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं समानुपाती हो परंतु कोण परस्पर समान हो, समरूप त्रिभुज कहलाता है। मतलब यहां पर देख लो, कहा गया है कोण परस्पर समान हो। जैसे ये आप लोगों का एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें देख लो कोण 1, कोण 2 और कोण 3, ये तीनों कोण क्या है, समान है। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद कुछ पॉइंट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। आइए इसको हम विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि अभी हमने आपसे कहा था, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। क्या होता है, 180 अंश होता है, तथा बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कि त्रिभुज के अंतःकोण कौन कौन से होते हैं, तो
यहाँ पर देख लो, ये आप लोगों का एक त्रिभुज दिया है। तो जो ये त्रिभुज होता है, ठीक है, इस तरीके से ही तो त्रिभुज होता है। तो ये कोण और ये कोण हमारे अंतः कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतः कोण कहलाते हैं। और इन तीनों कोणों का योग क्या होता है? इनका योग होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर इनको आगे बढ़ा दें, इन रेखाओं को क्या करें? आगे बढ़ा दें, जैसे इस चित्र में बढ़ाया गया है। तो ये जो कोण हमारे बनेंगे, ये बाह्य कोण होंगे। क्या होंगे? बाह्य कोण होंगे। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है? बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। मतलब ये जो तीनों कोण हैं इनके, ये क्या हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर तो कहा गया है अंतः कोण इक्वल टू कोण 1, कोण 2, कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही तो यहां पर कहा गया है। इसके बाद यहां पर बाह्य कोण देख लो, कोण x, कोण y, कोण z इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देख लो, दिया गया है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहां पर देख लो, कहा गया है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, त्रिभुज अगर ये बना है, ठीक है, ये अगर त्रिभुज बना है और यहां पर क्या ये कह रहा है? दो भुजाओं का योग। तो ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाओं का योग अगर हम रखेंगे, जैसे मान लो यहां पर हमने 7 दे दिया, यहां पर 8 दे दिया। क्या दे दिया? 7 दे दिया, 8 दे दिया। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो क्या ये 15 होगा? कभी ये 15 नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज की दोनों भुजाओं का योग हमने क्या किया? 15 किया। अब ये 15 से हमेशा जो तीसरी भुजा होगी वो छोटी हुई होगी, चाहे वो 14 हो, चाहे वो 13 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 8 हो, लेकिन ये हमेशा 15 से छोटी ही होगी। यही तो यहां पर कहा गया है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो इस तरीके से हमने इन सारे थ्योरेटिकल मेथड को समझा। आइए इसी तरह आगे चलते हैं और देखते हैं त्रिभुज से रिलेटेड हमें और क्या क्या कहा गया है। यहाँ पर देख लो, आगे एक पॉइंट है, यदि किसी त्रिभुज ABC की एक भुजा BC बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण त्रिभुज के शेष दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब कहने का यह है, यहाँ पर देखो कहा गया है, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, बहिष्कोण कौन सा है हमारा? बहिष्कोण है हमारा 4। क्या है? 4 है। त्रिभुज के शेष दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो वो अंतः कोण कौन कौन से होंगे दोनों? तो वो अंतः कोण होगा कोण 1 और कोण 2। कौन कौन से होंगे? कोण 1 और कोण 2 होंगे। यहां पर कहा क्या गया है? तो इसका समीकरण क्या बन जाएगा? प्रकार बना बहिष्कोण, बहिष्कोण हमारा 4 हो गया। इसके बाद त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज के दोनों अंतः कोण कौन कौन से होंगे? कोण 1 और कोण 2। मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर किसके हो जाएगा? कोण 4 के। तो ये एक प्रमेय हो जाती है, ये आपका एक सूत्र हो जाता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देख लो, कहा गया है यदि त्रिभुज ABC में कोण B व कोण C के कोणों के भाजक पर मिलते हैं, तब कोण BOC, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 1/2 कोण A। ये आपको बताया गया है यहाँ पर। मतलब ये आप लोगों का एक सूत्र है, क्योंकि यहाँ पर देख लो कहा गया है कोण, ये आपको बताया गया है BOC, ठीक है। इसके बाद जब इसको मिलाया गया तो यहाँ पर ये किसे कट कर रहा है? ये कट कर रहा है कोण B को और कोण C को। इनको ये मध्य में काट ही तो रहा है, तो जितना ये इधर हो जाएगा उतना ये इधर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर इतना है कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे ये आप लोगों को दिया है, अगर यहाँ से निकलती है तो जितना दूरी इसके बीच में होगी उतनी दूरी यहां पर भी तो होगी। तो इसीलिए यहां पर यह सूत्र निर्माण किया गया है, आप लोगों को इसे याद रखना होगा। इसी तरह आप लोग इसे भी देख सकते हो, यदि एक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो उसके अंतः कोणों के दो युग्मों के समद्विभाजक से एक आयत बनता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो LNMP एक आयत होगा। मतलब ये जो आपका LMNP ये आपका क्या है? ये आपका एक आयत होगा LNMP। इस तरीके से ये बन जाएगा और ये पूरा आपका चित्र दिया है। अगर आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। और जिस तरीके से ये आपको समीकरण दिया गया है उसी तरीके से ये भी दिया गया है, ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा।
ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी में यदि एएम कोण बीएसी का कोणार्धक है व एएन लंब बीसी है, मतलब जो ये एएन है ये आपका एएन है, यही रेखा तो है, और ये किस पर लंब हुई है, ये लंब हुई है बी और सी पर। हम आपको बता दें इस पॉइंट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, ये लंब जो है, ठीक है। हम आपको बता दें कभी आपको लंब अगर कहेगा कि ये जो रेखा है ये इस पर लंब है, तो अगर लंब पड़ता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये हमेशा याद रखना। जैसे यहां पर देख लो एएन अगर बीसी पर गिरी है तो ये कितने अंश का कोण बना रही है। अगर हम त्रिभुज एएनसी में जाएं, अगर हम त्रिभुज एएनसी में जाएं तो जो ये हमारा कोण होगा, मतलब एएनसी हमारा जो कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा, इसीलिए यहां पर ये 90 डिग्री का मार्क किया गया है। तो इस तरीके से आप इसे भी देख सकते हो और इसे याद कर सकते हो, आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। तो ये थे त्रिभुज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी आप लोगों को जानने बहुत जरूरी हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से पॉइंट हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देख लो, यदि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाते हैं और कोण एबीसी व कोण एसीडी के कोणार्धक बिंदु ई पर मिलते हैं, तब ये आपका समीकरण बन जाता है। ये आप लोगों के पूरे समीकरण दिए गए हैं, आप लोग इसे रट सकते हो या फिर इसे याद कर सकते हो या प्रैक्टिकल के द्वारा इसे समझ सकते हो। यहां पर देख लो कहा गया है बीसी को डी तक बढ़ाते हैं, ये आपका बीसी है, इसे डी तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद कोण एबीसी, कोण आपका एबीसी है और एसीडी है, ठीक है। ये वाला कोण, ये दोनों कोण और ये वाला कोण, ये आप लोगों का क्या है, कोणार्धक बिंदु ई पर मिलते हैं। कोणार्धक बिंदु कौन से हैं, ई है। तो यहां पर देख लो तब कोण बीईसी, कोण बीईसी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कोण ए के हाफ से। जो ये कोण होगा इसका आधा जितना होगा, जैसे मान लो यहां पर 60 दिया होगा, क्या दिया होगा, 60 दिया होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका मान बताओ, क्या बताओ, कोण ई का मान बताओ। तो आप लोग क्या करोगे, इस सूत्र की मदद से इसका डायरेक्ट निकाल सकते हो, 30 इसका आंसर लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए जो ये कोण ए होगा इसका आधा कोण ई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सारे फार्मूले को आउट कर सकते हो, इसकी सहायता से डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हो। इसके बाद देख लो कहा गया है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद यहां पर देख लो कहा गया है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सदैव किसी एक अभिमुख अंतःकोण से बड़ा होता है। मतलब यहां पर कहने का है त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण कौन सा हुआ, त्रिभुज का बहिष्कोण हुआ कोण सी, ये वाला, ठीक है, किसी एक अभिमुख अंतःकोण से बड़ा होता है। जैसे यहां पर देखो कोण एसीडी ये वाला, इसके बाद ये बड़ा है किससे, ये बड़ा है कोण एसीबी से, मतलब इससे बड़ा है, इस वाले कोण से। इसके बाद कोण एसीडी ये किससे बड़ा है, ये बड़ा है कोण ए बी सी से, ठीक है, मतलब इससे भी ये बड़ा है और इससे भी ये बड़ा है, इन दोनों कोणों से ये बड़ा होता है। कोण एसीडी किससे बड़ा है, कोण बीएसी, मतलब इन तीनों कोणों से बड़ा होता है कोण जो बहिष्कोण होता है। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस त्रिभुज के चैप्टर का लास्ट पॉइंट देखते हैं। यहां पर देखो कहा गया है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दो अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका बहिष्कोण कौन सा है, इसका बहिष्कोण है कोण सी, ये वाला कोण, ठीक है। अब इसमें कहा गया है दो अभिमुख अंतःकोणों के योग, तो अंतःकोण कौन कौन से होंगे, अंतःकोण आपका एक ये हो जाएगा कोण बी, इसके बाद दूसरा कोण कौन सा हो जाएगा, दूसरा कोण कोण सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। हम आप लोगों को बता दें कि ये जो कोण बी और कोण सी है इनका हम अगर योग करेंगे तो इनका योग जो होगा वही हमारा कोण सी होगा, क्या होगा, कोण सी होगा। जैसे मान लो ये आपको दिया गया है, जैसे मान लो ये आपको कोण दिया गया है और आपसे कहा गया है कोण एसीडी बताओ, ये आपको बताना है, और यहां पर इसका आंसर दे दिया गया 65, ठीक है, और यहां पर दे दिया गया
75, ठीक है, ये दे दिया गया। ये दोनों कोण आपको पता है तो आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, 75 और प्लस 65 ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आप लोगों का आ जाएगा 140 डिग्री। क्या आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 140 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो क्या लिखा है, बहिष्कोण दो अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यही तो यहां पर कहा गया है, यही फार्मूला बन गया है। तो इस तरीके से आप इन सारे कथनों को याद रख सकते हैं और आने वाले एग्जाम्स में, आने वाले क्वेश्चंस में इनको फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और हमारे पढ़ाने का तरीका भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कहीं पर हमने कोई गलती की है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और इंप्रूवमेंट करनी चाहिए तो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आइए, जितनी थ्योरी आपको बताई, क्या आपने उससे कुछ सीखा भी या सिर्फ आपने वीडियो देख के छोड़ दिया? इसलिए आपको एक हम क्वेश्चन देते हैं अपनी तरफ से। इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है, ये आपको त्रिभुज दिया गया है, इसका ये बहिष्कोण है। हम यहां पर इसको दे देते हैं 65 डिग्री। क्या दे देते हैं, 65 डिग्री दे देते हैं, और इसे दे देते हैं 25 डिग्री। और आपको बताना क्या है, कोण ACD का मान बताना है। क्या बताना है, इसका मान बताना है कि ये कोण कितने अंश का होगा। तो आशा करता हूं आप सब लोग इस कोण के आंसर को भी अच्छी तरीके से निकाल लेंगे, जैसा कि अभी हमने इससे पहले आपको बताया था। तो इसका आंसर आप सब लोग कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आशा करता हूं आप सब लोगों को हमारा आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिख रहे रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भविष्य में सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट मैथ लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।